भारत स्वाभिमान के सभी सम्माननीय भाइयों बहनों, आज मैं आपके सामने भारत देश में विदेशी कंपनियों की लूट और उसका विकल्प स्वदेशी, इस विषय पर कुछ तथ्य, कुछ आंकड़े, कुछ जानकारियां और कुछ विचार प्रस्तुत करूंगा। हमारे भारत देश में इस समय लगभग 5000 विदेशी कंपनियां पूरे भारत देश में व्यापार कर रही हैं। इनमें से कुछ विदेशी कंपनियां ऐसी हैं जो सीधे अपनी शाखा स्थापित करके भारत में व्यापार कर रही हैं। कुछ विदेशी कंपनियां ऐसी हैं जो भारतीय कंपनियों के साथ समझौता करके व्यापार कर रही हैं। सीधे व्यापार करने वाली कुछ कंपनियां हैं, जैसे पेप्सी कोला है, कोका कोला है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, रैकेट एंड कोलमैन है, जॉनसन एंड जॉनसन है, सीबगाइगी है, नोवार्टिस है, हिंदुस्तान लीवर है। ये सारी कंपनियां सीधे व्यापार करती हैं। और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो भारतीय कंपनियों के साथ समझौता करके व्यापार करती हैं, जैसे कावासाकी बजाज है, इंडो सुजुकी है, यामाहा माजदा है। तो ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो समझौते करके काम करती हैं और कुछ कंपनियां हैं जो सीधे काम करती हैं। और समझौते दो तरह के होते हैं। एक तो कुछ कंपनियां तकनीकी रूप से समझौते करती हैं भारत में, और कुछ कंपनियां वित्तीय रूप से समझौते करती हैं, पूंजी के आधार पर समझौते करती हैं। तो सीधे काम करने वाली, समझौता करके काम करने वाली कुल कंपनियों की संख्या लगभग 5000 है। इन कंपनियों को हमारे देश में बुलाया गया है, बाकायदा इनको निमंत्रण दिया गया है। इन कंपनियों के लिए हमारी सरकारों ने लाल कालीन बिछाया है और इनका ऐसे स्वागत किया है जैसे कभी भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे कुछ राजा महाराजाओं ने स्वागत किया था। हमारे देश में सन 1991 से सरकार की एक नीति चल रही है। उस नीति का नाम है उदारीकरण, उसका एक दूसरा नाम है वैश्वीकरण और एक उसका तीसरा नाम है निजीकरण। अंग्रेजी में इसको ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के नाम से हम जानते हैं। आप नियमित रूप से अखबारों को पढ़ते होंगे, टेलीविज़न चैनल पे न्यूज़ देखते होंगे, तो बार बार आपको ये शब्दों के बारे में जानकारी मिलती होगी कि भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति के तहत इतनी विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया। कभी ऐसा समाचार आता है कि भारत सरकार ने वैश्वीकरण की नीति के तहत इतनी अधिक विदेशी पूंजी निवेश के समझौते किए। कभी ऐसा समाचार आता है कि भारत सरकार ने तकनीकी आयात करने के लिए इतनी विदेशी कंपनियों को भारत में बुलाया। ऐसे समाचार हमारे जीवन में पिछले करीब 15-17 वर्षों से नियमित रूप से हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और इन नीतियों के तहत ये विदेशी कंपनियों को बुलाया जा रहा है। सरकार को जब ये कहा जाता है कि आप इन विदेशी कंपनियों को क्यों बुला रहे हैं, जबकि हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि गलती से हमने 17वीं शताब्दी में एक विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी को बुला लिया था और हम 200-250 साल के लिए गुलाम हो गए थे। अब आज़ादी के 62-63 वर्षों के बाद 5000 से ज़्यादा कंपनियों को बुलाना क्या देश की आज़ादी को गिरवी रखने जैसा नहीं है? क्या हमारी देश की आज़ादी के साथ कोई समझौता तो नहीं हो रहा है? क्या हमारी देश की आज़ादी खतरे में तो नहीं पड़ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर हम दोबारा से गुलाम हो जाएं उन देशों के जिनसे मुश्किल से हम 1947 में आज़ाद हुए? तो सरकारों के सामने जब ये तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि आखिर आप इन विदेशी कंपनियों को बुला क्यों रहे हैं, क्या ज़रूरत है इनकी? क्या हम भारतवासी अपना विकास खुद नहीं कर सकते? क्या हमारे पास पूंजी की बहुत कमी है? क्या हमारे पास तकनीकी नहीं है? क्या हमारे पास श्रम शक्ति नहीं है? ऐसी कौन सी कमी भारत में है जो हम विदेशी कंपनियों को बुला रहे हैं? तो सरकार की तरफ से 4 उत्तर दिए जाते हैं, 4 तर्क दिए जाते हैं। सबसे पहला तर्क हमारी सरकार देती है कि जब विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं तो इनके आने से पूंजी आती है, इनके आने से पैसा आता है और भारत को पूंजी की ज़रूरत है, इसलिए विदेशी कंपनियों को बुलाया जाता है। फिर दूसरा तर्क हमारी सरकार ये देती है कि जब ये विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं तो भारत का निर्यात बढ़ता है, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ता है,
क्योंकि कई सारी विदेशी कंपनियां भारत सरकार से जो समझौता करती हैं वो निर्यात का समझौता होता है, एक्सपोर्ट का समझौता करते हैं। और तीसरा तर्क भारत सरकार का ये है कि जब ये विदेशी कंपनियां आती हैं और हमारे देश में इनके कारखाने लगते हैं तो उन कारखानों में लोगों को रोजगार मिलता है, काम मिलता है, और लोगों को रोजगार और काम मिलने से गरीबी कम होती है, बेकारी कम होती है। ये तीसरा तर्क है। और चौथा और आखिरी तर्क है हमारी सरकार का, जो सबसे बड़ी ताकत से सरकार हमारे सामने प्रस्तुत करती है, वो ये कि जब भी विदेशी कंपनियां आती हैं तो हमारे देश में तकनीकी आती है, टेक्नोलॉजी आती है। इन चार तर्कों के आधार पर हमारी सरकार विदेशी कंपनियों को बुलाती है। आपको इस बात की जानकारी है कि विदेशी कंपनियों को बुलाने में अब भारत की सरकार जो केंद्र में काम करती है ये तो लगी ही हुई है, राज्यों की सरकारें भी विदेशी कंपनियों को बुलाती हैं। हमारे भारत देश में ऐसे कई राज्य हैं जहां के मुख्यमंत्री विदेश यात्रा पर जाते हैं और विदेशी पूंजी के समझौते करके विदेशी कंपनियों को बुला के लाते हैं। कुछ उत्तर पूर्व के राज्यों को छोड़कर, जैसे आसाम है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, सिक्किम है, ये भारत के जो छोटे छोटे 7 राज्य हैं, यहाँ की सरकारें विदेशी कंपनियों को ज़्यादा नहीं बुलाती हैं। तो इन 7 राज्यों को छोड़कर भारत के जो 22-23 बड़े राज्य हैं, इनकी सरकारें राज्य स्तर पर भी विदेशी कंपनियों को बड़ी मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में बुलाती रहती हैं। तो राज्य सरकारों द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा जो विदेशी कंपनियों को बुलाए जाने के तर्क हैं, उनका कुछ समय से मैं अध्ययन करने की कोशिश कर रहा हूं और ये जानने की कोशिश करता रहा हूं कि क्या सरकार के द्वारा दिए गए ये तर्क सच हैं। और इसके लिए सरकार के ही दस्तावेज मैंने इकट्ठे किए और पिछले कुछ वर्षों से जो सरकारी दस्तावेज मैंने देखे, पढ़े, समझे, जाने और उनको कोशिश भी की है अपने यहाँ पुस्तकालय में लाने की, और कुछ दस्तावेज आए भी हैं। ये दस्तावेज कुछ दूसरी कहानी कहते हैं, बिल्कुल दूसरा चित्र प्रस्तुत करते हैं, और मुझे लगता है कि सरकार के दस्तावेज ही सरकार की पोल खोलते हैं। एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि विदेशी कंपनी आती है तो पूंजी आती है, और सरकार के जो दस्तावेज हैं उन आंकड़ों के आधार पर अगर मैं आपसे बात करूं तो चित्र बिल्कुल दूसरा ही दिखाई देता है। और वो चित्र ये दिखाई देता है कि विदेशी कंपनी भारत में आकर पूंजी नहीं लाती है, विदेशी कंपनी भारत से पूंजी लेकर जाती है। आप जरा एक छोटी सी बात को समझने की कोशिश करें कि कोई कंपनी अपने देश की पूंजी भारत में क्यों लाएगी? क्या वो मूर्ख हैं? अमेरिका की कंपनी अमेरिका से पूंजी लेकर भारत में आएगी जब अमेरिका में पूंजी की बहुत कमी है, यूरोप में पूंजी की बहुत कमी है, तो जिस अमेरिका में पूंजी की इतनी सारी कमी हो वहां से कोई कंपनी पूंजी लेके भारत में क्यों आएगी? ये मोटी सी समझने की बात है। और दूसरी बात, अगर अमेरिका की कोई कंपनी भारत में आएगी तो जान लीजिए वो अपनी पूंजी लेके नहीं आएंगे, यहां से पूंजी अमेरिका ले जाने के लिए आएंगे, क्योंकि इसीलिए वो बनाए गए हैं, इसीलिए उनकी रचना की गई। ऐसे ही यूरोप के देशों से कोई कंपनी यहां पूंजी लेके नहीं आएगी, यहां से पूंजी लेकर वो यूरोप में जाएगी। मैंने जिन 5000 विदेशी कंपनियों का पिछले दिनों अध्ययन किया, उससे एक बात समझ में आई, वो आप सबको बताना चाहता हूं। अगर मान लीजिए अमेरिका की कोई कंपनी है, उसने 50 रुपए भारत में निवेश कर दिया 2009 में, तो ठीक 1 साल के बाद 2010 में उस कंपनी की बैलेंस शीट जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि उसने हर 50 रुपए पर 150 रुपए यहां से कमा के अमेरिका को भेज दिया। $1 यहां लाया और $3 वो यहां से लेकर चले गए। 1991, 92, 93, 93, 94 हर साल की मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े इकट्ठे करता रहा कि एक साल में कितनी पूंजी आती है। मान लीजिए एक साल में कभी 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी आई तो उसी साल में 60,000 करोड़ की पूंजी यहां से चली गई। एक साल में मैं आंकड़े देखता हूं 25,000 करोड़ की पूंजी आई तो उसी साल में 75,000 करोड़ की पूंजी यहां से चली गई। तो ज्यादा हमारे देश में पूंजी आती नहीं है, ज्यादा यहां से पूंजी चली जाती है। एक एक साल के आंकड़े निकाले मैंने और फिर इकट्ठे 15-16 साल के आंकड़े मैंने निकाले तो पता चल रहा है कि $1 अगर आ रहा है
$3 से $4, कभी कभी तो $5 उसी साल में यहाँ से वापस जा रहा है। अब इसमें और एक महत्व की बात है कि अपनी पूंजी वो लगाते हैं, एक साल में ही उसका 3 गुना कमा लेते हैं और उसके अगले अगले सालों तक 10 साल, 15 साल, 20 साल तक बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी पूंजी निवेश के वो यहाँ से करोड़ों डॉलर कमाते रहते हैं। हमारे देश में जो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के बारे में चर्चा होती है, उनमें सबसे बड़ी विदेशी कंपनी इस समय जो है उसका नाम है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। नाम से इसको ऐसा लगता है कि जैसे ये हिंदुस्तानी कंपनी है, वास्तव में ये विदेशी कंपनी है। इसका असली नाम है यूनिलीवर और ये ब्रिटेन और हॉलैंड के संयुक्त उपक्रम की कंपनी है। लगभग ये 15 लाख रुपए लेके भारत आए थे और 15 लाख रुपए लेकर ये आए तो इन्होंने कुछ व्यापार शुरू किया। उसी साल व्यापार के शुरू होने के 6-8 महीने के बाद इन्होंने थोड़ा सा और पैसा लाकर उसमें डाला, तो कुल मिलाकर पहले साल में इनका जो पूंजी निवेश हुआ वो 33 लाख रुपए का हुआ। अब ऐसा मान लीजिए कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने भारत देश में 33 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया, धंधा शुरू किया, आज से लगभग 70-75 साल पहले। अब ये कंपनी जो भारत से मुनाफा कमा रही है एक साल में, वो है 14,740 करोड़ रुपए। ये इनका आधिकारिक है जो उनकी बैलेंस शीट में वो दिखाते हैं। 33 लाख लगा के 217 करोड़ रुपए हर साल लेके जा रहे हैं। अब एक साल में 217 करोड़, 2 साल में लगभग 500 करोड़, 3 साल में लगभग 725 करोड़, 4 साल में लगभग 925,000 करोड़, और ऐसे ही ऐसे 75 साल का अगर आप जोड़ देंगे तो हजारों करोड़ रुपए ये यहाँ से ले गए। ऐसे 5000 नाम हैं, हर एक कंपनी का एक एक आंकड़ा हमारे पास है। वास्तविकता ये है कि पूंजी विदेशों से भारत में नहीं आ रही है, भारत की पूंजी विदेशों में जा रही है। और यही कारण है कि जैसे जैसे विदेशी कंपनियां भारत में बढ़ रही हैं, भारत की गरीबी बढ़ती चली जा रही है। मैं आपको गरीबी के साथ इसको जोड़ के बताता हूं। अगर आप 1 मिनट के लिए ये मान लीजिए भारत सरकार का तर्क कि विदेशी कंपनियों के आने से पूंजी आती है, अगर हमारे देश में पूंजी बढ़ती है तो गरीबी कम होनी चाहिए, स्वाभाविक रूप है ना। लेकिन मैं आपको बताता हूं, 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब इस देश में एक विदेशी कंपनी को हमने भगाया था जिसका नाम था ईस्ट इंडिया। लेकिन 2 साल के बाद इस देश की सरकार ने 126 विदेशी कंपनियों को बुला लिया। अब उन 126 कंपनियों के आने के समय इस देश में गरीबों की संख्या थी लगभग 4.5 करोड़, सरकार के आंकड़े। अब हमारे देश में विदेशी कंपनियों की संख्या बढ़कर 5000 हो गई। भारत सरकार के ही आंकड़े हैं कि इस समय गरीबों की संख्या हमारे देश में है 84 करोड़। इसका सीधा सा मतलब है कि हिंदुस्तान की लूट में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई होगी, इसलिए गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई है। क्योंकि 5000 कंपनियों ने लूटा है इस देश को। पहले लूटती थी एक कंपनी ईस्ट इंडिया, तब हम गरीब हुए दुनिया में। अब लूटने वाली 5000 कंपनियां हैं तो गरीबी बढ़ेगी ही, कम नहीं होने वाली। इसलिए हर साल इस देश में गरीबी बढ़ती है क्योंकि पूंजी यहां से लूट कर विदेशों में जाती है, यहां पूंजी विदेशों से आती नहीं। हमारी सरकार का दूसरा तर्क है कि जब भी विदेशी कंपनियां आती हैं तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, निर्यात बढ़ता है। मैं आपको एक जानकारी दूं, हमारे देश में जब एक विदेशी कंपनी इस देश में थी ईस्ट इंडिया, तब हम दुनिया में 33% निर्यात करते थे। और ध्यान रखने की बात है कि ये हमारा निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करती थी, हम खुद करते थे। हम भारतवासी, भारत के व्यापारी, भारत के उद्योगपति सीधे दूसरे देशों में जाकर अपना माल बेचते थे। अगर 100 रुपए का, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से माल खरीदकर विदेशों में बेचती थी 3 रुपए 60 पैसे का। माने हमारे कुल निर्यात का 3.6% निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी। ये थी हमारी आज़ादी के पहले की स्थिति जब एक कंपनी इस देश में थी। हमारा निर्यात 33% था 1840 तक। फिर उसके बाद 1938 तक आते आते दुनिया के बाजार में हमारा निर्यात हो गया 4.5%।
फिर 1950 के आते आते हमारा निर्यात हो गया 2.2%, और ऐसे चलते 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 अभी मैं 2008 और 9 की बात करूं तो दुनिया में हमारा निर्यात है अभी 0.5%, माने आधा प्रतिशत हमारा निर्यात है दुनिया के बाजार में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है कि विदेशी कंपनियां भारत का निर्यात नहीं बढ़ाती हैं। तो क्या बढ़ाती हैं विदेशी कंपनियां? विदेशी कंपनियां उल्टा काम करती हैं, भारत में आकर भारत का आयात बढ़ाती हैं, इंपोर्ट बढ़ाती हैं, क्योंकि सभी विदेशी कंपनियों को भारत में निर्यात के ज्यादा आयात करने में रस पैदा होता है, रुचि होती है। क्यों? क्योंकि वो आयात करेंगे तो फायदा उनके देश को मिलेगा ना। जैसे मैं एक उदाहरण से बताऊं, एक अमेरिका की कंपनी भारत आ गई, अब वो अमेरिका की वस्तुओं को भारत में लेके आएंगे और बेचेंगे तो मुनाफा अमेरिका को मिलेगा ना। तो इसलिए उनकी कोशिश ये रहती है कि अमेरिकन चीजों का आयात भारत में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए ताकि भारत का मुनाफा अमेरिका में ज्यादा जाए। तो वो कंपनी अपना शुद्ध मुनाफा लेके जाएगी, वो तो है ही। अमेरिका से कच्चा माल खरीदकर, अमेरिका से तकनीकी खरीदकर भारत में लाकर बेचेंगे और उसका पैसा भी अमेरिका लेके जाएंगे, ये दूसरा लाभ है उनका। तो हमारे दिमाग में ये स्पष्टता हो जानी चाहिए कि विदेशी कंपनियों के आने से बिल्कुल निर्यात नहीं बढ़ता है, बल्कि निर्यात तो हमारी अपनी ताकत से बढ़ता है। मैं एक बात फिर से आपके सामने दोहराना चाहता हूं कि जो कुल निर्यात हम दुनिया में करते हैं उसका लगभग 95% निर्यात हमारे स्वदेशी उद्योग वाले लोग करते हैं, कारीगर करते हैं, व्यापारी करते हैं। स्वदेशी व्यापारी, स्वदेशी उद्योगपति, स्वदेशी कारीगर, स्वदेशी मजदूर जो पैदा करते हैं उससे हमारा 95% निर्यात है। विदेशी कंपनियां तो मुश्किल से 5% निर्यात हमारा करती हैं। अब और एक तीसरा तर्क है जो भारत सरकार हमें हमेशा देती रहती है। भारत सरकार का यह कहना है कि विदेशी कंपनी आती है तो हाई टेक आता है, इस देश में टेक्नोलॉजी आती है, और टेक्नोलॉजी आएगी तो देश को तरक्की होगी, विकास होगा। तो तकनीकी लाने के लिए विदेशी कंपनियों को बुलाया जाता है। जो विदेशी कंपनियां भारत में आकर व्यापार करती हैं उनके जो समझौते हैं भारत सरकार से, तो उसमें तकनीकी किस तरह की आती है वो जानने के लिए हम लोगों ने जब दस्तावेज देखे तो मामला बिल्कुल उल्टा नजर आया, चित्र दूसरा ही नजर आया। पता ये चला कि 90% से ज्यादा विदेशी कंपनियां कोई तकनीकी लेके आती ही नहीं। तो आप बोलेंगे वो क्या करते हैं? वो शून्य तकनीकी के क्षेत्र में व्यापार शुरू करते हैं और उद्योग लगाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, साबुन बनाने का काम है, ये शून्य तकनीकी का काम है, इसमें विदेशी कंपनियां घुस गई हैं भारत में और खूब तरह के साबुन बना बना के बाजार में बेच रहे हैं। इसी तरह से क्रीम है, पाउडर है, लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, शैम्पू है, खाने पीने के बिस्किट्स है, चॉकलेट है, टॉफी है, पाव रोटी है, डबल रोटी है, ये चिप्स है, टमाटर की चटनी है, आम का अचार है, और नमक को डब्बे में भर के बेचने की कला है, और गेहूं का आटा बना के उसको बेचने का काम है। ये सब शून्य, पानी बोतल में भर के बेचने का काम है। इसमें किसी में कोई हाईटेक नहीं है, कोई उच्च तकनीकी नहीं। आप मुझे बताइए, आलू से चिप्स बनाना कौन नहीं जानता इस देश में? कौन सा ऐसा परिवार है जिस परिवार की माँ या बहन या बेटी आलू से चिप्स नहीं बना सकती? और उसको बनाने के लिए अमेरिका से कंपनी आई है पेप्सी कोला, वो चिप्स बना के बेचती है। टमाटर से चटनी बनाना ऐसा कौन सा हाईटेक काम है जिसको हमारे घर में कोई नहीं कर सके? और टमाटर की चटनी बनाकर बेचने के लिए हमारे देश में विदेशी कंपनी है। एक कंपनी है हमारे देश में, वो सौंदर्य प्रसाधन की चीजें बेचती है, ड्यूफार उसका नाम है, कोई उसमें हाईटेक नहीं है। इसी तरह से फिस्कर्स है, फन स्कूल है, जर्नल इलेक्ट्रिक है, जॉफ्री मैनर्स है, ग्लेक्सको है, गॉडफ्रे फिलिप्स है। ऐसी हमारे देश में एक दो नहीं हजारों कंपनियां हैं जिनकी लिस्ट है पूरी, जो शून्य तकनीकी के सामान ही बनाकर बेच रही हैं, कोई हाईटेक सामान नहीं है। 10% कंपनियां ऐसी हैं विदेशों की जो भारतीय कंपनियों से कुछ समझौते करके थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी के सामान बनाती हैं। जैसे कार बनाने वाली कुछ कंपनियां हैं,
मोटर बनाने वाली, बस बनाने वाली कंपनियां हैं। तो इसमें कुछ टेक्नोलॉजी वो लाते हैं, वो 10% का हिस्सा है, और उसमें भी वो भारत में कुछ नहीं बनाते हैं, ध्यान रखिए। वहां से बना बनाया इंजन लेके आते हैं, भारत में सिर्फ उसको फिट करके बेचते हैं। जब इन कंपनियों को ये कहा जाता है कि इंजन भारत में बनाओ, तो वो कहते हैं वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो बनाएंगे तो रोजगार भारत के लोगों को मिलेगा, उनको रोजगार अपने देश के लोगों को देना है। तो जैसे मोटरसाइकिल वगैरह का इंजन सीधे इंपोर्ट करके आता है, इसी तरह से बड़ी बड़ी कारों के इंजन विदेशों से सीधे इंपोर्ट होके आते हैं, ट्रकों के इंजन सीधे इंपोर्ट होके आते हैं, बसों के इंजन इंपोर्ट होके आते हैं। भारत में तो सिर्फ फिट करके उसको बेचना शुरू कर देते हैं। तो टेक्नोलॉजी में कुछ 10% हिस्सा है जहां पर वो कोलैबोरेशन में काम करते हैं, लेकिन वहां भी वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते हैं, अपने देश से बनी बनाई मशीनें लाकर भारत में फिट करके बेचते। और एक हिस्सा है भारत का जो सबसे महत्व का हिस्सा है, जिसको हाईटेक कहा जाता है, उच्च तकनीकी कहा जाता है, उसमें कभी कोई विदेशी कंपनी इस देश में नहीं आती। मैं आपको नाम लेके बताऊं, सैटेलाइट बनाना हाई टेक्नोलॉजी का काम है, बहुत कठिन टेक्नोलॉजी होती है, बहुत क्लिष्ट टेक्नोलॉजी होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। सैटेलाइट बनाना आसान काम नहीं है, लेकिन सैटेलाइट बनाने के लिए आज तक इस देश में कोई विदेशी कंपनी नहीं आई। आपको सुनकर हैरानी होगी, भारत देश ने अपना सबसे पहला सैटेलाइट 1975 के साल में छोड़ा था, जिसका नाम था आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट 1975 में हमने अंतरिक्ष में छोड़ा, और उसके बाद हमारे 20 सैटेलाइट अंतरिक्ष में गए हैं, और अभी लेटेस्ट हम तो दूसरे देशों के सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में छोड़ने लगे हैं। इतनी तकनीकी का विकास इस देश में हुआ है, ये संपूर्ण स्वदेशी पद्धति से हुआ है, स्वदेशी के सिद्धांत पर हुआ है, और स्वदेशी आंदोलन की भावना के आधार पर हुआ है। इसमें वैज्ञानिकों ने काम किया है, वो स्वदेशी, इसमें जो तकनीकी इस्तेमाल हुई है वो स्वदेशी, इसमें जो कच्चा माल इस्तेमाल हुआ है वो स्वदेशी, इसमें जो टेक्नीशियन लगे हैं, जो मैकेनिक लोग लगे हैं, वो सब स्वदेशी। इनको छोड़ने के लिए अंतरिक्ष में जो काम हुआ है वो भी हमारी प्रयोगशालाएं स्वदेशी, इनके नियंत्रण का काम होता है वो भी प्रयोगशालाएं स्वदेशी। तो ये सारा कुछ स्वदेशी के सिद्धांत पर आधारित है सैटेलाइट के क्षेत्र में हमारा काम। और आपको मालूम है, अब सैटेलाइट छोड़ने के क्षेत्र में भारत अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन के बाद 5वें नंबर का देश हो गया है। अब तो हमने अपने देश में ऐसे स्टेशन विकसित किए हैं। श्री हरिकोटा ऐसा ही इस देश का बड़ा विशेष केंद्र है, जहां से हम अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़ते हैं, सैटेलाइट लेके जाते हैं, और दूसरे देशों के सैटेलाइट भी हमारे रॉकेट लॉन्चर से हम छोड़कर आते हैं। इतनी तरक्की और इतना विकास इस देश में हुआ पिछले 30 वर्ष में, तो सिर्फ स्वदेशी की ताकत और स्वदेशी के सिद्धांत पर हुआ है। एक और उदाहरण देता हूं, मिसाइल बनाने की जो टेक्नोलॉजी है ये संपूर्ण स्वदेशी है, भारत में विकसित हुई है। आज से 30 साल पहले भारत के पास कोई मिसाइल नहीं थी अपनी, हम विदेशी मिसाइलों पर निर्भर थे, या तो रूस की मिसाइल हमें मिले या अमेरिका हमको दे। लेकिन 30 साल से इस देश के वैज्ञानिकों ने, विशेष रूप से DRDO के वैज्ञानिकों ने रात दिन मेहनत और परिश्रम करके मिसाइल बनाने की स्वदेशी तकनीकी विकसित की। हमने 100 किलोमीटर की मार करने वाली मिसाइल बनाई, फिर 200 की, फिर 500 की, फिर 1000 की, फिर 1500 की, अभी 2000 की, अभी 2500 की, और अब 5000 किलोमीटर की मार करने वाली मिसाइल इस देश में विकसित हो गई। और जिन वैज्ञानिकों ने ये पराक्रम किया है, जिन वैज्ञानिकों ने ये परिश्रम किया है, वो सारे वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं। उनका हम सबको बहुत सम्मान करना चाहिए कि विदेशों से बिना एक पैसे की तकनीकी लिए हुए संपूर्ण स्वदेशी और भारतीय तकनीकी पद्धति से उन्होंने मिसाइलें बनाकर दुनिया के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। जिन वैज्ञानिकों ने ये सारा पराक्रम किया, सारा परिश्रम किया, महत्व की बात उनके बारे में जो ये है कि वो सब यहीं पैदा हुए, यहीं बढ़े, यहीं पढ़े और यहीं रिसर्च किया, और इतना ऊंचा उन्होंने स्थान दुनिया के सामने भारत का स्थित करवा दिया। आप जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के मिसाइल का जो प्रोजेक्ट चला उसके पितामह माने जाते हैं।
हिंदुस्तान के मिसाइल की तकनीक का इतना ज़्यादा स्वदेशी विकास हुआ, डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों की रात दिन मेहनत और परिश्रम का है। और इन डॉक्टर अब्दुल कलाम को जब एक बार पूछा गया कि आप इतने महान वैज्ञानिक बन गए, इतनी ऊंची तरक्की आपने कर ली और इतना ज़्यादा आप हमारे देश के वैज्ञानिकों से और विदेशी वैज्ञानिकों के समकक्ष आ गए, आप इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका मानते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया था कि मेरी पढ़ाई मातृभाषा में हुई है, इसलिए मैं इतना ऊंचा वैज्ञानिक बन सका। साल पहले तक सारी दुनिया भारत का नाम लेके चिढ़ाती थी कि भारत के पास कोई परमाणु बम नहीं और परमाणु बम हो भी नहीं सकता है। भारत के एक वैज्ञानिक को ये बात तीर की तरह से चुभती थी। उनका नाम था डॉक्टर भाभा, होमी जहांगीर भाभा। उनको ये तीर की तरह से चुभती थी कि भारत क्यों नहीं परमाणु बम बना सकता, दुनिया के वैज्ञानिक कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं ये काम कर सकते। और उन्होंने सपना देखा और उनके सपने में दूसरे वैज्ञानिक एक एक करके शामिल हुए और वो वैज्ञानिकों के परिश्रम पराक्रम का कमाल देखो, उनके अभिक्रम का कमाल देखो कि भारत ने सारी दुनिया के सामने सिद्ध कर दिया कि हम परमाणु बम भी बना सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसका परीक्षण भी कर सकते हैं। ये सारी विधा का प्रयोग स्वदेशी वैज्ञानिकों ने किया, स्वदेशी तकनीकी से किया, स्वदेशी आग्रह के आधार पर किया और स्वदेशी गौरव को सारी दुनिया में प्रतिस्थापित किया। और एक चीज याद आती है मुझे कि हमने तो स्वदेशी के रास्ते पर चलकर सुपर कंप्यूटर भी बना लिया और सारी दुनिया को दिखा दिया। भारत के स्वदेशी वैज्ञानिक जिनका नाम है डॉक्टर विजय भटकर, पुणे में रहते हैं, मूलतः मराठी हैं, 12वीं तक की उनकी पढ़ाई मराठी मातृभाषा के माध्यम से हुई है। स्वदेशाभिमान देशाभिमान उनमें जबरदस्त है। जैसे हम सब स्वदेशी के अभिमान के चाहक हैं, ऐसे ही वो भी स्वदेशी अभियान के बहुत बड़े चाहक हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, जितना समय दिया था और जितने पैसे दिए थे, दोनों को बचाते हुए समय से 6 महीने पहले भारत का पहला सुपर कंप्यूटर उन्होंने बना दिया जो सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, और उसी का नाम है परम 10,000। ये परम 10,000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बना और अद्भुत तरीके से बना। सीरीज में सुपर कंप्यूटर दुनिया के देशों ने पहली बार देखा बनते हुए, वो भारत में बना और वो सुपर कंप्यूटर बना। फिर उस टीम ने दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया और अब हिंदुस्तान ने अभी तक 56 से ज्यादा सुपर कंप्यूटर बनाकर दूसरे देशों को बेच दिए और कनाडा जैसे देशों ने हमारे सुपर कंप्यूटर खरीदे। अब तो अमेरिका हमारे सुपर कंप्यूटर खरीदने को चाहता है। कारण पता है क्या है? भारत का सुपर कंप्यूटर अमेरिका से 10 गुना सस्ता है और 100 गुना ज्यादा स्पीड पे काम करता है। भारत में तकनीकी का जितना विकास हो रहा है वो सब स्वदेशी के ताकत पर हो रहा है, स्वदेशी के आग्रह से हो रहा है, स्वदेशी गौरव स्वदेशी अभिमान के साथ हो रहा है। कोई विदेशी कंपनी हमको टेक्नोलॉजी देने नहीं आ रही है और वो कभी आएंगे भी नहीं। हम इस घटाटोप में फंस गए हैं, विदेशों से तकनीकी आ रही है, इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें कुछ खास दम नहीं है। इसलिए आप इस माया मोह से बाहर निकलिए। कोई टेक्नोलॉजी उनके यहाँ से आती नहीं है। जो टेक्नोलॉजी बनाते हैं वो हम बनाते हैं। विकास करना होता है देश का हम करते हैं और आगे बढ़ाना होता है तो हम बढ़ाते हैं। विदेशी कंपनियां तो एक ही चीज़ लेके आती हैं, जो रद्दी टेक्नोलॉजी उनके यहाँ चल नहीं सकती उसको लाकर यहाँ फेंक दें, और जो वस्तुएं उनके यहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकती उनको लाकर यहाँ पर फेंक दें। अब मैं और एक छोटा सा विषय लेना चाहता हूँ जो बहुत गंभीर है कि विदेशी तकनीकी कैसी है। मैं आपको दवाओं के क्षेत्र में कुछ बताना चाहता हूँ। चिकित्सा के क्षेत्र में, दवाओं के क्षेत्र में अक्सर हमको ये सुनने को मिलता है कि बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां आ रही हैं, बहुत सारी दवाएं बनाकर ला रही हैं, उन दवाओं को भारत में बेचा जा रहा है। हमको ऐसा लगता है कि ये दवाएं बहुत हाई टेक हैं, हाई क्वालिटी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि दुनिया के देशों में जो जो दवाएं 20, 25, 30 साल से बंद हो चुकी हैं, जिनको जहर घोषित किया गया है, जिनको A क्लास पॉइजन, B क्लास पॉइजन डिक्लेयर कर दिया गया, जो बहुत ही खतरनाक जहर हैं, ऐसी दवाएं लाकर विदेशी कंपनियां भारत में बेचती हैं और हजारों करोड़ रुपए लूटती हैं। उसका मुझे बहुत दर्द है। मैं 1947 के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो पता चला विदेशी कंपनियां मात्र 10 करोड़ की दवाएं बेचती थी इस देश में 1947 में।
अब 2009 आ गया तो विदेशी कंपनियों की दवाएं जो उनके वाइट मनी में है, उनकी बैलेंस शीट में है, और उन्होंने जो अपने आंकड़े दिए हैं वो 70,000 करोड़ के हैं। हमने अभी तक 5,000 दवाओं को लिस्ट किया है। 5,000 हैं, 84,000, ध्यान रखिएगा, 84,000 दवाएं बाजार में हैं। इनमें से सिर्फ 117 काम की हैं, बाकी सब बेकार हैं। जो बेकार की दवाएं हैं उनमें से 5,000 को अभी तक लिस्ट कर पाए हैं, सूची बना पाए हैं। कि हाथी कमीशन ने जो 117 दवाओं को जरूरी दवाएं बताया था, आवश्यक दवाएं बताया था, उनमें से कोई भी विदेशी कंपनी उत्पादन नहीं करती उनको। एक दो चीजें और मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि कुछ विदेशी कंपनियां हमारे देश में हेल्थ टॉनिक बेच रही, और वैज्ञानिकों का कहना है, डॉक्टरों का कहना है कि एक भी टॉनिक हेल्थ नहीं देता, जिनको वो हेल्थ टॉनिक कहते हैं। जैसे बूस्ट, हॉर्लिक्स, प्रोटीनेक्स, बॉर्नविटा, कॉम्प्लेन, मॉल्टोवा, ये सारे हेल्थ टॉनिक के नाम पे बेचे जाते हैं। किसी से कोई हेल्थ नहीं मिलती, क्योंकि उनमें जो कुछ मिलाया जाता है और आपको बेचा जाता है वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके बच्चे को कोई बड़ी ताकत दे दे। और ध्यान रखिएगा, ये सारे हेल्थ टॉनिक को वो बेचते हैं ये कहकर कि ये फूड सप्लीमेंट है, माने खाना पहले खाओ, ताकत खाने से आएगी। फिर ये क्यों, इसमें से क्या आने वाला है? और ये सारे के सारे हेल्थ टॉनिक का मैंने हिसाब निकाला तो इतना दुख होता है मुझे कि इनके अंदर जो मिलाई हुई चीजें हैं वो क्या है? गेहूं का आटा है, जौ का आटा है, थोड़ा बहुत चने का कहीं कहीं आटा है, मूंगफली की खली है, या कुछ और तिल की खली है। ये सब चीजें बाजार से अगर खरीद कर हम बनाएं तो 1 किलो हेल्थ टॉनिक बनाने में 48 रुपए खर्च होता है, मात्र 48 रुपए 1 किलो बनाने में। और उसको ये कंपनी बेचती है 320 रुपए। एक कंपनी का रेट है 320 रुपए का 1 किलो, एक कंपनी का रेट है 380 रुपए का 1 किलो, एक कंपनी का रेट है 340 रुपए का 1 किलो, एक कंपनी का रेट है 180 रुपए का 1 किलो, और एक कंपनी का रेट है 220 रुपए का 1 किलो। स्वाइन फ्लू का वैक्सीन बन सकता है, एवियन फ्लू का वैक्सीन बन सकता है, सार्स का वैक्सीन बन सकता है, और थोड़े दिन पहले एक बर्ड फ्लू आया था उसका वैक्सीन बन सकता है। तो एवियन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, सार्स है, स्वाइन फ्लू है, इन सब बीमारियों के वैक्सीन बन सकते हैं और वैक्सीन बनकर बाजार में बिक सकते हैं। और इसमें विदेशी कंपनियों को मुनाफा बहुत भयंकर है, इसलिए मीडिया में ये सारी खबरें बाकायदा प्रायोजित तरीके से दिया जाती हैं, छपवाई जाती हैं, बनवाई जाती है। एक अमेरिकन कंपनी है, वो स्वाइन फ्लू की दवा बनाती है, टेमी फ्लू। अब वो सब लोग जिनको स्वाइन फ्लू होने की संभावना है या हो गया है, डॉक्टर उनको एक ही दवा लिख रहे हैं, टेमी फ्लू खाओ, टेमी फ्लू खाओ, टेमी फ्लू खाओ। जो विद्वान डॉक्टर हैं और जो इन कंपनियों के चक्कर में नहीं फंसते हैं, ऐसे भी कई डॉक्टर हैं, वो बता रहे हैं कि टेमी फ्लू बिल्कुल मत खाओ, क्योंकि आपने टेमी फ्लू खाया तो ये स्वाइन फ्लू का जो वायरस है ये स्ट्रक्चर बदलने में माहिर है, तुरंत नया स्ट्रक्चर ले सकता है और वो नए स्ट्रक्चर में रेजिस्टेंस आ सकता है, फिर कितना भी टेमी फ्लू खाना ठीक ही नहीं होने वाले। तो ऐसा पूरे देश में आतंक और माहौल फैला दिया। और ये आतंक और माहौल के दो ही उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा टेमी फ्लू दवा बेचना, जो पिछले 10 साल से इस कंपनी ने उत्पादन करके गोडाउन में भरी हुई है, अब वो गोडाउन खाली करना है। अब ये गोडाउन कोई ऐसा गोडाउन नहीं है जो टूथपेस्ट का हो, रोज इस्तेमाल करें और फेंक दें। ये गोडाउन तो तभी खाली होगा जब कोई दवा का आतंक हो, वायरस का आतंक हो और डर हो और दहशत हो। डर, दहशत और आतंक के चलते आदमी मजबूर हो जाता है महंगी से महंगी दवा खाने के लिए और महंगे से महंगा इलाज करने के लिए। तो ये स्वाइन फ्लू का वायरस इसी तरह का एक प्रोपेगेंडा है। मुझे तो एक ही बात कहनी है, वो ये कि ये स्वाइन फ्लू नहीं है, मीडिया फ्लू है। लाखों करोड़ों का बिजनेस करके कंपनी ने मुनाफा कमा लिया। जो स्वामी जी कहते हैं कि सामान्य प्राणायाम करें, योग करें, तो उसी से हम ठीक कर सकते हैं अपने आप को। उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए इस देश में बर्बाद हो गए, हम लुट गए, हमारी आंखों के सामने लूट लिया लोगों ने, हमको मूर्ख बना के लूट लिया।
तो कभी हेपेटाइटिस बी के नाम पे, कभी स्वाइन फ्लू के नाम पे, कभी एवियन फ्लू के नाम पे, कभी सार्स के नाम पर, कभी बर्ड फ्लू का कितना आतंक फैलाया था। थोड़े दिन पहले हजारों लाखों मुर्गियां इस देश में कट गई। परिणाम जानते क्या हुआ? मुर्गियों की कमी पड़ गई तो सरकार ने विदेशों से मुर्गी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। अंडों की कमी पड़ गई तो विदेशों से अंडे खरीदने शुरू कर दिए इन्होंने। और अब ये स्वाइन फ्लू के नाम पे बता रहे हैं सुअर को काट रहे हैं, फिर थोड़े दिन में सुअर की कमी होगी तो सुअर का मांस विदेशों से खरीदेंगे, हिंदुस्तान में बिकेगा। ये सारे के सारे मार्केट की उनकी रणनीति है, धंधा करना है, माल बेचना है, उनको आपके स्वस्थ रहने से, बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि ये विदेशी कंपनियों के इतने गहरे गहरे जो षड्यंत्र हमारे यहाँ चल रहे हैं, इन गहरे षड्यंत्रों को हम समझना शुरू करें, अपनी आंखें खोलें, अपने कान खोलें, अपना दिमाग खोलें और इनसे लड़ने की तैयारी अपने जीवन में करें। भारत स्वाभिमान इसी के लिए बनाया गया एक मंच है जो इन विदेशी कंपनियों के षड्यंत्रों का पूरे देश में पर्दाफाश करता है और पूरे देश में लोगों को इन विदेशी कंपनियों से लड़ने की ताकत पैदा करता है। मैं एक आखिरी बात कह के खत्म करूंगा कि हम इस बात को याद रखें, इतिहास में हमसे एक गलती हो गई थी। जहांगीर नाम का एक राजा था, उसने एक विदेशी कंपनी को इस देश में लाइसेंस दे दिया था व्यापार करने का। परिणाम यह हुआ कि जिस कंपनी को जहांगीर ने बुलाया था उसी कंपनी ने जहांगीर को गद्दी से उतरवा दिया और वो कंपनी इस देश की मालिक हो गई थी और 250 साल ये देश उसका गुलाम हो गया। उस एक ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी से आज़ादी पाने के लिए 6,32,781 शहीदों को कुर्बानी देनी पड़ी। भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर, आसफाकुल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, ऐसे 7,32,781 शहीद कुर्बान हो गए और 4.5 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों को परोक्ष रूप से कुर्बानी देनी पड़ी, जो अंग्रेजों की नीतियों के कारण भूख से मर गए, अकाल से मर गए और अंग्रेजों की गोलियां, लाठियां खाकर मर गए, अंग्रेजों के अत्याचार से मर गए। बहुत कीमती है ये आज़ादी। एक विदेशी कंपनी के चक्कर में हमने इसको गंवा दिया था, अब दोबारा हम इस आज़ादी को गंवा नहीं सकते। इसलिए हमें ध्यान रखना है और इस बात के लिए अपने को तैयार करना है कि अब इस देश में 5,000 विदेशी कंपनियां आ चुकी हैं और इस देश को कहां ले जाएंगी, गुलामी कितनी भयंकर होगी। मुझे तो यही अफसोस होता है रात दिन कि पहले तो एक कंपनी थी तो उसके खिलाफ लड़ने को भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर जैसे लाखों क्रांतिकारी थे। अब 5,000 विदेशी कंपनियां इस देश में हैं। दूसरा भगत सिंह, दूसरा ऊधम सिंह, दूसरा चंद्रशेखर अभी तो नहीं है। आप में से ही किसी को पैदा करना पड़ेगा। दूसरी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तो नहीं है, आप में से ही किसी को बनना पड़ेगा। दूसरी रानी कित्तूर चेन्नम्मा तो नहीं है, आप में से ही किसी को बनना पड़ेगा। इसलिए हम ही भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर, कित्तूर चेन्नम्मा, झांसी रानी लक्ष्मीबाई का आने वाले समय में रोल करेंगे। अपने जीवन में उस तैयारी के लिए हम मानसिक रूप से संकल्पबद्ध हों, शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हों, क्योंकि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमको लूटा, सारी दुनिया का कंगाल और भिखारी देश हमको बना दिया। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी आई नहीं होती तो ये अंग्रेज कहते हैं कि सारी दुनिया का समृद्धशाली देश भारत था, सारी दुनिया का सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ देश भारत था। एक अंग्रेज, मैकॉले का एक वाक्य पढ़कर सुनाना चाहता हूं। वो कहता है कि अंग्रेजों के आने के पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले के भारत के बारे में वो कह रहा है, आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज ए beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber that I do not think we could ever conquer this country unless we break the very backbone of this country, which is her spiritual and cultural heritage, and therefore I propose that we replace her old and ancient education system, her culture. For the Indians think that all that is foreign is good and greater and that there is own. They will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. ये मैकॉले कह रहा है कि भारत में आया, एक भी जगह उसने किसी भिखारी को नहीं देखा, एक भी जगह किसी चोर को नहीं देखा, क्योंकि किसी को भीख मांगने की जरूरत नहीं थी, चोरी करने की जरूरत नहीं थी। बहुत धन संपन्न देश ये था, बहुत पैसे वाला ये देश था। 33% निर्यात करता था, 27% से ज्यादा आमदनी सारी दुनिया की हमारे पास थी, 40% से
सबसे ज्यादा उत्पादन पूरी दुनिया में हम अकेले करते थे। इतना पैसे वाला समृद्धशाली संपन्न देश था, उस एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंगाल और भिखारी देश बना दिया। अब 5000 विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनियां आज इस देश में हैं। देश का आने वाला समय कैसा होगा, इस अंदाजे को मन में रखकर आप तैयार होइए, संकल्प करिए और इस देश में फिर से एक बड़ा आंदोलन शुरू करिए, स्वदेशी का, स्वराज्य का, अपने देश की आज़ादी को बचाने का, अपनी स्वतंत्रता को बचाने का, अपने स्वराज्य और स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से स्थापित कराने का। और उसी आंदोलन का नाम है भारत स्वाभिमान, उसी अभियान का नाम है भारत स्वाभिमान। तो आप सब भारत स्वाभिमान के सक्रिय सेनानी बने और हमारे सेनापति परम पूजनीय स्वामी जी के निर्देशन में अपनी पूरी जिंदगी की सार्थकता इसी काम में ढूंढें और खोजें कि हम भारत की दोबारा गुलामी आने नहीं देंगे और आधी अधूरी आज़ादी को पूरी आज़ादी में परिवर्तित करेंगे। भूतकाल में जो भारत सोने की चिड़िया था, सारी दुनिया का विश्व गुरु था, भविष्य में भी भारत सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनेगा, ऐसी हमारे मन में दृढ़ संकल्प की भावना हो। ईश्वर हमको इसके लिए ताकत दे, शक्ति दे, संकल्प दे। इस भावना के साथ आभार, धन्यवाद। युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत बनाने के लिए इस देश की आर्थिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, नैतिक और चारित्रिक जो लूट हो रही है, विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्र से भारत को बचाने के लिए जब स्वदेशी तंत्र को स्थापित करने की हमने बात की तो पूरे देश भर से जो प्रतिक्रिया आई वो उत्साह देखते ही बन रहा था कि किस कदर इस देश के लोग आज भी स्वदेशी से प्रेम करते हैं। लोगों में स्वदेशी को लेकर के जो जुनून है, जो दीवानगी है, जो पागलपन है, वह अपने आप में अभूतपूर्व है। यह देश तो प्रतीक्षा कर रहा है, बस इस देश को आवश्यकता है एक सही नेतृत्व की, और वह नेतृत्व हर गली में, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर जिले में, हर प्रांत में, पूरे देश में अब देखने को मिल रहा है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि बस हम कैसे एक स्वदेशी तंत्र की स्थापना करने के लिए अपनी भूमिका निभा सकते हैं। मैं आज इस पूरे स्वरूप को थोड़ा विस्तार के साथ रखना चाहूंगा कि आखिर यह स्वदेशी तंत्र की पूरी कल्पना क्या है और हम क्या करना चाहते हैं और क्या देना चाहते हैं इस भारतवर्ष को, इस आर्यवर्त देश को। पहले तो हमें समझना होगा कि जब लोकतंत्र लूट तंत्र बन जाता है तब चारों ओर से देश लुटता है, देश बर्बाद होता है, देश का विनाश होता है, देश का पतन होता है। विदेशी व्यापार तंत्र, विदेशी कंपनियों ने तो देश की करीब आधी अर्थव्यवस्था के ऊपर कब्जा किया हुआ है। आज देश की ऑफिशियली परचेजिंग पावर पैरिटी के ऊपर हम देखते हैं तो 200 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था है, अर्थात विश्व की 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत एक है, और इसकी आधी अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से विदेशी कंपनियों का कब्जा है। ये कितनी बड़ी लूट हो रही है, इसका अंदाजा भी आम व्यक्ति नहीं लगा सकता। मैंने कुल मूल्यांकन किया तो ये पाया कि 99% लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि देशी व्यापार तंत्र क्या और विदेशी व्यापार तंत्र क्या, और किसी तरह से विदेशी कंपनियां से देश के अंदर व्यापार के नाम पर अत्याचार करती हैं और एक षड्यंत्र करके किस तरह से कुचक्र चला करके पूरे देश को तबाह करती है। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने जो देश को लूटा, वो कुल उसका मूल्यांकन यदि आज के आर्थिक परिप्रेक्ष्य में करें तो वो करीब पहले की 400 लाख करोड़ रुपए की लूट थी। जो पहले लूट करके लेके गए वो करीब 400 लाख करोड़ रुपए। इन पिछले आजादी के 64 वर्षों में जो लूटा है देश का धन, जिसको हम काला धन कहते हैं, जो देश के भीतर और बाहर में, वो 400 लाख करोड़ रुपए। इतना वैभवशाली भारत। और जो अब भी जो लूट रही हैं कंपनियां, आप एक एक कंपनी की वेल्थ देख सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलगेट, पॉमोलिव, प्रॉक्टर एंड गैम्बल,
जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर आदि दूसरी और कंपनियां, ये तो कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो रिटेल मार्केट में अपने सामान बेचती हैं। बाकी तमाम दूसरी कंपनियों की आप वेल्थ का, उनके आर्थिक साम्राज्य का जब आप आकलन करते हैं तब आपकी रूह कांप उठेगी और आप कुछ देर के लिए किम करते विमूढ़ हो जाएंगे कि आखिर कैसे बचेगा हिंदुस्तान। एक अकेली हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी जो 24 लाख रुपए मात्र लेकर के आई थी, आज उसकी वेल्थ देखेंगे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि करीब करीब उस अकेली कंपनी की वेल्थ जो है वो कई लाख करोड़ रुपए होगी। करीब 24-25 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का तो उसका टर्नओवर ही है। और आज तक वो कंपनी जो कमा चुकी है और उसके पास जो यहाँ पर जो भूमि है और दूसरी संपदाएं हैं, और उसका यदि इकोनॉमिक वैल्यूएशन आप करते हैं, आर्थिक मूल्यांकन उसका करते हैं आप, तो इन सारी कंपनियों के द्वारा जो लूट हो रही है वो भी मुझे लगता है कि ये भी लूट जो है वो 100 लाख करोड़ रुपए से लेकर के 400 लाख करोड़ रुपए के बीच में होगी, क्योंकि इसका पूरा मूल्यांकन मैं अभी नहीं कर पाया। माने ईस्ट इंडिया कंपनी से लूट शुरू हुई और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान को सौंप दिया फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को। पहले खुद लूटा, फिर लूटने के लिए जो है अंग्रेज सरकार को हमें सौंप दिया, अंग्रेजों की हुकूमत हम पर रही। एक रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज अधिकारी था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो अकेला ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी इस देश के अंदर 900 सोना चांदी के जहाज, 900 सोना चांदी के जहाज लूट करके लेके गया। कितनी लूट हुई है इसका पूरा अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो एक एक अधिकारी ने ऐसे लूटा तो कितनी लूट हुई आप सोच सकते हैं कि माने करीब 400 लाख करोड़ रुपए की लूट आजादी के पहले हो चुकी, 400 लाख करोड़ रुपए की लूट आजादी के बाद अब तक हो चुकी है और देश विदेश में वही काला धन जमा है। और अब जो लूट रही है इस देश के अंदर जो कंपनियां, उनके द्वारा जो लूट हो रही है वो भी करीब 400 लाख करोड़ रुपए से कम नहीं होगी। तो करीब 1200 लाख करोड़ रुपए इस देश के या तो लूट चुके हैं या लूट रहे हैं। और फिर हम कहते हैं ठीक है और बुलाओ अभी तो विदेशी कंपनियों को, कितनों को और बुलाओगे, कितना और लूटोगे इस हिंदुस्तान मुल्क को। ये देश कमजोर नहीं है, अब इसको बचाना है। समाधान क्या है? समाधान है स्वदेशी तंत्र की स्थापना, एक मजबूत स्वदेशी तंत्र, और उसके द्वारा इस देश के आध्यात्मिक और आर्थिक लूट को बचाना। जब विदेशी कंपनी आती है तो वो खाली यहां पर थोड़ी सी पूंजी लेकर के ही नहीं आती, वो वहां के रीति रिवाज, वहां की संस्कृति, वहां की भाषा, वहां की वेशभूषा, वहां की गंदगी, वहां का सारा कचरा। वैसे तो हिंदुस्तान में जो कुछ आता है, विदेशों में जो रिजेक्ट माल है, जो रिजेक्ट आइडियोलॉजी है, जो भी कुछ वहां का कचरा है वो सब हमारे यहां पर डंप कर दिया जाता है। चाहे वो सांस्कृतिक कचरा है, चाहे वो वैचारिक कचरा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का कचरा है, चाहे वो दवाओं का कचरा है। जो दवाइयां पूरे विश्व में बैन हो जाती हैं, जो विश्व में प्रतिबंधित दवाइयां वो हिंदुस्तान में बिकती है, जो विश्व में प्रतिबंधित तकनीकी है वो भारत में चलती है। माने पूरी दुनिया का कचरा हमारे यहां पर आ जाता है। वो सांस्कृतिक कचरा भी है, वो वैचारिक कचरा भी है, और वह तकनीकी का कचरा भी है, और वह प्रतिबंधित दवाइयों का भी कचरा है, वो प्रतिबंधित टेक्नोलॉजी। अब पूरे विश्व में जो आज परमाणु तकनीकी से जो बिजली उत्पादन की बात हो रही है, इसमें भी दो तरह की तकनीकी है। जो पूरे विश्व में रिजल्ट तकनीकी ने जिसका कचरा जो है उसको जो है प्रोसेस नहीं कर सकते, और जो बहुत बड़ा खतरा होता है, वो रिजेक्ट टेक्नोलॉजी जो है परमाणु बिजली पैदा करने की, वो भारत में हम लेकर के आ गए। ये तो कितना बड़ा क्षेत्र में, इसके बारे में बात करूं तो ये बहुत बड़ा विषय होगा। मैं कह रहा था विदेशी कंपनियां अकेले नहीं आती, वो अपने साथ में बहुत बड़ा कचरा और बहुत बड़ा खतरा लेकर के आती है, और उससे मुल्क लूटता है, बर्बाद होता है। अब बहुत जल्दी ही फरवरी या मार्च महीने में बहुत बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित करना है, और उसमें केवल दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के कार्यकर्ता आएंगे। और ये जो पूरे स्वदेशी तंत्र को स्थापित करने की जो पूरी कल्पना है,
चाहे वो स्वदेशी विश्व मुक्त खेती हो, स्वदेशी ग्रामोद्योग हो, चाहे वहां स्वदेश की संस्कृति को गांव गांव तक ले जाकर के ग्रामोत्थान से राष्ट्रोत्थान, ग्राम निर्माण से राष्ट्र निर्माण की बात हो, व्यक्ति परिवर्तन से लेकर के व्यवस्था परिवर्तन का काम, माने मनस्थिति और परिस्थिति को बदलने का अभियान, ये सब पूरी कल्पना है। इस पूरी कल्पना के लिए अब 2012 में बहुत बड़ा कार्य हमको करना है और इस कार्य के लिए सबको बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। और इस 2012 में हमने पूरे देश में हर क्षेत्र में स्वदेशी तंत्र को स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ी कार्य योजना बनाई है और उसके लिए पतंजलि योगपीठ परिवार भी एक बहुत बड़ी रणनीति के तहत, एक बहुत बड़ी कार्य योजना के तहत आगे बढ़ रहा है। लोगों को हमें समझाना पड़ेगा कि आप साबुन, शैम्पू से, टूथपेस्ट से लेकर के, कपड़े, जूते, चप्पल से लेकर के, दवा से लेकर के, तमाम चीजों में जो विदेशी उत्पादों का प्रयोग कर रहे हैं, इससे देश की कितनी बड़ी हानि हो रही है, उसको समझो। मैंने कहा 400 लाख करोड़ रुपए पहले लुटा चुके, 400 लाख करोड़ रुपए इस पूरे भ्रष्ट तंत्र ने लूट लिए और अब जो लूट रहा है हिंदुस्तान, जिनको हम कहते हैं ये तो वैध तरीके से व्यापार कर रहे हैं, लीगली बिजनेस कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी लूट हो रही है। इसको समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा और इसके लिए पूरे देश के लोगों को एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। खाली एक सन्यासी इसके बारे में क्यों सोचे, एक पतंजलि योगपीठ परिवार ही इसके बारे में क्यों सोचे? हमारे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो योग और अध्यात्म को मूल में रख करके इस भारत के राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, खाली वही क्यों सोचे? पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भारत और किसान पंचायत के हमारे तमाम कार्यकर्ता, योग शिक्षक वही क्यों सोचे? पूरे हिंदुस्तान के लोगों को अब सोचना पड़ेगा कि आओ मिलकर के हिंदुस्तान बचाएं। तो मैं कुछ मूलभूत जानकारियां, प्रथम तो इस स्वदेशी तंत्र का जो एक पक्ष है कि हम विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करें और स्वदेशी का व्रत लें। मैंने बार बार इस बात का संकेत किया है कि राजनीतिक लूट तंत्र का और विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्र का एक बहुत बड़ा हथियार है, इनका बहिष्कार करो, सामाजिक रूप से, सामूहिक रूप से इनका बहिष्कार करो कि जिन्होंने लोकतंत्र को लूट तंत्र, भ्रष्ट तंत्र बनाया हो, उनको हमें वोट नहीं करना। और दूसरा, विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्र से देश को बचाने के लिए सब स्वदेशी का व्रत लें। और हमने यह एक पूरा प्रारूप तैयार किया है इस स्वदेशी तंत्र का, जो एक पक्ष है कि हम नित्य प्रयोग की, जो हमारी डेली लाइफ में जिन हम प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, नित्य प्रयोग की जो वस्तुएं हैं, उनमें जो हम विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उससे हम बचें। और इसके लिए सब लोग एक संकल्प लें कि मैं अपने जीवन में 100% स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करूंगा। मैंने भी संकल्प करीब 1 दशक से पहले लिया था, जब मुझे पता लगा कि ये विदेशी कंपनी कैसी इस देश को लूट रही हैं, बर्बाद कर रही हैं, तबाह कर रही हैं। और जब मैंने इस पूरे लूट तंत्र के बारे में सुना तो उसी दिन संकल्प ले लिया कि मैं आज के बाद 100% स्वदेशी को ही अपनाऊंगा। और आज मैं 100% प्रामाणिकता के साथ स्वदेशी के व्रत में जीता। घड़ी से लेकर के, मोबाइल से लेकर के, पेन से लेकर के, स्टेशनरी से लेकर के, वस्त्र से लेकर के, भाषा से लेकर के, वेशभूषा से लेकर के, भेषज से लेकर के, भजन से लेकर के, भोजन से लेकर के, अपने जीवन में प्रतिपल स्वदेश को जीता हूं, स्वदेशी को जीता हूं। संपूर्ण राष्ट्रवासियों से आह्वान करूंगा कि सब स्वदेशी का व्रत लें और मेरे साथ ही आप व्रत ले लें। मैं अपने जीवन में यह संकल्प लेता हूं, यह प्रतिज्ञा करता हूं, यह प्रण करता हूं कि 100% स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करूंगा। मैं अपनी मातृभाषा में ही हस्ताक्षर करूंगा। हस्ताक्षर करने में भी हम अंग्रेजी में हस्ताक्षर करने लग गए, रोमन लिपि में हस्ताक्षर करने लगे, देवनागरी में, और अपनी भारतीय भाषाएं हैं,
गुजराती में, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, ओडिया में, बांग्ला में, असमिया में अपनी भाषाएं हैं, पंजाबी में, अपनी अपनी लिपि में, अपनी भाषा में और अपनी लिपि में, उसी में हस्ताक्षर क्यों ना करें हम। तो मैं अपनी मातृभाषा में, अपनी लिपि में ही हस्ताक्षर करूंगा। मैं भाषा, भेषज, भोजन, भजन एवं वेशभूषा में स्वदेशी को सर्वोपरि प्राथमिकता दूंगा। स्वदेश में भी जो वस्तु गांव में बनती है, जिले में बनती है, अपने प्रांत में बनती है, मैं पहले उनका प्रयोग करूंगा। तो गांव, जिला, प्रांत और देश में बनी हुई वस्तुओं को प्राथमिकता दूंगा। जो मेरे आसपास वस्तुएं बनती, मैं पहले उनको प्राथमिकता दूंगा। जो वस्तु देश में नहीं बनती, ऐसी विदेशी वस्तुओं का प्रयोग मैं मजबूरी में करूंगा। जैसे हम विमान में यात्रा करते हैं अथवा इमरजेंसी में कोई हमें एलोपैथिक दवाई लेनी पड़ती है, तो ये अपवाद हो गया, ये मजबूरी हो गई। मैं कह रहा था स्वदेशी वस्तु न मिलने पर ही मजबूरी में अपवाद रूप में विदेशी वस्तु का प्रयोग करना पड़े तो वो कर सकते हैं। बस इस तरह से एक व्रत लें कि मैं अपवाद को छोड़ करके, मजबूरी को छोड़ करके, माने विमान में बैठना पड़ा तो मजबूरी हुई, मजबूरी को छोड़ करके मैं